लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो हमें पता है लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। तो इस पे इसमें हम स्पेसिफिकली, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन हम देखने वाले हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर हो जाएगा, और उसमें जो वाटर है, वाटर में हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो हमें तो एक ही लोन पेयर चाहिए डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे वाटर हमेशा लुईस बेस होगा, और जिसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करें, PF3। ठीक है, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब पानी के साथ जब हम रिएक्शन करवाएं, तो रूम टेम्परेचर, ठीक है, RT का मतलब है रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी। कुछ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती है, कुछ नहीं होता है तो उसको हायर टेम्परेचर पे आप करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 3HF प्लस P, 3F की जगह 3 OH लग जाएंगे, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO3। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल लिया तो H और HF बना लेंगे 3 मॉलिक्यूल, और जो OH है वो फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होके POHO3 या H3PO3, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड जिसको हम बोलते हैं, बना लेंगे। इसी तरीके से अगर हमने SF4 इसका हाइड्रोलाइसिस करा, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ये यूज करेगा, और अगेन रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी आपकी, और यहाँ से आपको H2SO3 प्लस 4HF। ठीक है, तो H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड बनेगा जब SF4 का हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अगर आपने SF6 इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है, वाटर के साथ, तो इस केस में SF4 की तो रिएक्शन हो गई है, बट SF6 की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अगर अपन इन जनरल देखें तो रीजन हम बोल सकते हैं कि भाई SF6 के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा ही नहीं जहां से रिएक्शन प्रोसीड हो सके या नहीं। दूसरा, इसको इस तरीके से बोला जाता है कि काइनेटिकली जो SF6 होता है वो इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या केमिकल काइनेटिक्स हम बोल सकते हैं, तो बोलेंगे काइनेटिकली इनर्ट है, इतना रिएक्शन हो नहीं पा रही उनकी। ठीक है, एनर्जी बैरियर है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा। दूसरा, अगर हम इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो अदर फर्दर रिएक्शन पॉसिबल हो नहीं पाते हैं। ठीक, तो इसमें हमने लिख दिया बिकॉज काइनेटिकली ये क्या होता है, इनर्ट होता है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया काइनेटिकली इनर्ट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें NF3 की, NF3 का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सेम कहानी इसमें हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, काइनेटिकली इनर्ट क्यों लिखा उसका रीजन में भी समझ में आएगा कि रूम टेम्परेचर पे NF3 का भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। बट क्या होता है कि अगर आपने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा दी NF3 की वाटर के साथ, ठीक है, यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करा दिया आपने, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो पानी के साथ हाई टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, हीट कर दोगे, तो इसके आप 2 मॉलिक्यूल ले लो बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ से आपको 6 मोल ऑफ HF, 2 है तो यहाँ से 6HF निकल जाएंगे, और पहले कंबाइनली ये 2 मॉलिक्यूल जो NF3 के हाइड्रोलाइज होके बनाते N2O3,
और हाई टेम्परेचर पे फर्दर ब्रेक हो जाते हैं NO प्लस NO2। ठीक है, तो ये रीजन तो SF6 में भी बोल सकते थे कि सर SF6 में भी वैकेंट नहीं है तो NF3 में भी वैकेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन क्यों जा रही है? तो इसलिए काइनेटिक लिखा है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे भी SF6 की रिएक्शन नहीं होती है, जबकि आप अगर NF3 को हाई टेम्परेचर पे लोगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अपन ने काइनेटिकली इनर्ट इस तरीके से लिखा है, इसका जो रीजन लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम CCl4 है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हम बोल सकते हैं, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, फर्दर वही हम रीजन बोल सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर आप हाई टेम्परेचर पे इसके रिएक्शन करा दो या स्टीम के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, ये चलो इस बार अपन ने स्टीम लिख दिया, नहीं मतलब हाई टेम्परेचर हो गया अपना, इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इसका जो प्रोडक्ट वो मिलता है आपको COCl2। ठीक है, एक गैस होती है और इस गैस का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। ठीक है, और ये फॉस्जीन जो गैस है ये कैसे होती है, पॉइजनस होती है, यानी फॉस्जीन गैस बनेगी हाई टेम्परेचर पर जब CCl4 का क्या कराओगे आप, हाइड्रोलिसिस कराओगे, और ये एक पॉइजनस गैस होती है। तो एक कॉमन क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, ये तो हुआ पॉइजनस गैस, उसके अलावा जो ये CCl4 है ना, इसका एक कॉमन नेम है, इसको बोला जाता है पायरीन भी बोला जाता है एक। ठीक है, ऑर्गेनिक वगैरह में जनरली नाम आता है पायरीन। ठीक है, और जो ये CCl4 है, पायरीन है, ये एक हम ऐसा बोल सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज होता है ये। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में पायरीन मतलब CCl4 को हम यूज करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए आइदर हम क्या यूज कर ले, पायरीन मतलब CCl4 यूज कर ले, या फिर हम क्या यूज कर ले, वाटर यूज कर ले। पायरीन और वाटर दोनों को एक साथ हम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर अगर पायरीन और वाटर दोनों आप एज ए फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज करा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाएगी और फॉस्जिन गैस बना लेगी, और वो कैसा होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने क्वेश्चन भी पूछ लिया था अक्सर कि पायरीन खुद एक फायर एक्सटिंग्विशर और पानी को भी हम यूज करते ही, बट हाँ दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते, रीजन कि दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगी और रिएक्ट करने के बाद पॉइजनस गैस फॉस्जिन गैस वो बनाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें CCl4, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, CCl4 का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है। और रूम टेम्परेचर पे जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो Si, चारों Cl हटा के 4 OH लगा दे और पानी का एक H आप Cl के साथ लगा दे। ठीक है, SiOH होल 4 लिख दो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप H4SiO4। ठीक है, इसको आप सिलिसिक एसिड भी बोलते हैं, और साथ में 4 HCl बन जाएंगे। बैलेंस करने के लिए आप चाहो तो 4H2 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से CCl4 का रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट SiCl4 का हो जाएगा। हाँ, CCl4 को अगर आपको हाइड्रोलिसिस कराना है तो हाई टेम्परेचर पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस है जो हाइड्रोलाइसिस तो है बट नॉन रेडॉक्स टाइप होती है, कुछ रेडॉक्स टाइप होती है। ठीक है, इस तरह कुछ कॉमन एग्जांपल लिख रहा हूँ, नॉन रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नॉन रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में फर्स्ट अगर हम बात करें तो IF3, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन आप जब
H2 से कराओगे तो हमें पता है कि पानी में भी आप ऐसा लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो वो कैसा लेना चाहेगा, पॉजिटिव, मतलब H प्लस ले लेगा। और आयोडीन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से पानी से OH माइनस, ठीक है। ऐसे आप याद रखने के लिए रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन आप करवाएंगे तो IF3 रिएक्ट करेगा, तो ये HiO2 बना लेता है, साथ में फ्लोरीन के साथ HF बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो ठीक है HF आप बना लेना, और यहाँ से बैलेंस करने के लिए अपन 3 ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपने IF5 की रिएक्शन कराई H2O के साथ, ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, और HiO3, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स बनते जाएंगे आपके इसमें, और साथ में HF बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे रूम टेम्परेचर पे, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो क्रोमिक एसिड जो होता है H2CrO4, और साथ में Cl निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, ठीक है। ये क्रोमिक एसिड है, इसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में भी आता है और एक रिएजेंट है, ऑर्गेनिक में भी यूज होता है। उसी तरीके से SO2Cl2, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जैसे क्रोमिक एसिड बनता है वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा इसमें, और साथ में HCl निकल जाएगा, और SOCl2, ठीक है। यहाँ O2 था, यहाँ पे एक O है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मतलब सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा H2SO3, साथ में यहाँ से HCl। तो इन सभी में अपन देखेंगे तो इन जनरल आप यहाँ से आयोडीन पे जैसे हमने देखा यहाँ पे +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा। फ्लोरीन पे -1 होता है हमें पता है, और यहाँ पे भी क्या है -1 है, तो इन सभी में आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम रिडॉक्स वाली रिएक्शंस देखें, ठीक है, ये सभी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रही है। अब देखते हैं रिडॉक्स वाली रिएक्शन। तो अगर हमने यहाँ पे रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन देखे कुछ, रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है, जिनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। एग्जाम्पल के लिए ये पहले भी शायद अपन ने पढ़ा है, जिसमें अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप जब H2 से मतलब इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको मिलेगी। जैसे इसमें एक बनता है HNO3 प्लस HNO2, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है यहाँ पे। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो एक तो +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, दैट मीन्स +3। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अनकॉमन मतलब जो नाइट्रोजन की हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसीज होती थी है ना, जनरली 3 5, वो ना होके इवन है +4, तो ये अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप की रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे ClO2, तो हमें पता है क्लोरीन पे जनरली +1 +3 +5 +7 इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे ClO2 में तो इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और वो कितनी +4, तो इसमें भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, HClO3 बना लेगा
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाएगा HClO2। तो यहाँ हम देखें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हम देखें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ देखें +3 ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगेन ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम ClO3 का देखें, हाइड्रोलिसिस कराएं, ठीक है, सभी रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर होती है, नॉर्मल वाटर में आप डालेंगे इनको तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो फिर से एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको HClO3, साथ में HClO4। तो यहाँ से अपन चेक करें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ आप देखेंगे तो +5 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर +7 हायर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो भी रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन उससे एक लो होता है और एक हाई होता है, ऐसा आपको दो प्रोडक्ट हमेशा इसमें मिलेंगे। सेम अगर आपने X2 लिया, सिर्फ हैलोजन लिया, ठीक है, और इसमें X2 में भी अगर हम बात करें X कौन कौन, फ्लोरीन को छोड़ के और आयोडीन को छोड़ के, लाइक क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इन दोनों का आपने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो अगेन ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे और एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा HX लाइक HCl और HBr, और दूसरा आपको मिलेगा HXO। ठीक है, हाइपोहाइलस एसिड जिसको हम बोलते हैं HClO या HBrO। और इसमें भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म है, HX में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और HXO में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये सभी कैसी है, रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है ये। और रेडॉक्स में भी स्पेसिफिक हम बोले तो कैसी है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसी में एक एग्जांपल और है कि अगर आपने फ्लोरीन ले लिया है ना, F2 अगर आपने ले लिया तो इसमें क्या है, अगर आपने रिएक्शन करा दी यानी इसका हाइड्रोलिसिस आपने कराया -40 डिग्री का रहा, ठीक है, तो इसमें भी सेम जैसे यहाँ पे बना है HXO, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है HOF। वेरी लो टेम्परेचर पे आप जब ये इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, और अगर यही अगर आपने रूम टेम्परेचर पे करा दिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब उसी को आपने रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये HF बना लेगा नॉर्मल, साथ में, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक तो O2 और एक मिलेगा आपको O3। ठीक है, एक्चुअल में ये होता क्या है इसमें कि यहाँ पर O2 जो बनता है वो जनरली बनता है 90%, ठीक है, और O3 जो बनता है वो 10%। 10% कैसे कि इसमें एक नेस ये जो बन रहा है ना, क्या बोलते हैं हम, O3, ये O3 किस वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे O2 के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो वो O2 के साथ फिर कंबाइन होकर O3 ये बना लेता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम, ठीक है, एक वर्ड आपने काफी सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में आता, ओजेनाइड ऑक्सीजन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ओजोन मिक्स होता है तो इसको हम बोलते हैं ओजेनाइड, ओजेनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, O2 + O3, तो O2 के साथ में थोड़ा सा नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम निकलता है, वो O2 के साथ फिर कंबाइन होकर O3 बना लेता है, इसलिए वो 10% 15% बहुत लेस अमाउंट के होता है। ठीक है, तो ये आपके थे रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस।
इससे हम आगे बढ़े तो जिनोन आपने पढ़ा होगा और उसके कुछ कंपाउंड बनते हैं फ्लोराइड वगैरह, और उनका हाइड्रोलाइसिस हम 18 ग्रुप के एलिमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम बोले XeF2, ठीक है, XeF2 एंड XeF4 की अगर हम बात करें, तो ये दोनों आपको रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस देते हैं। जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस। और अगर आप बात करें XeF6 की, ठीक है, अगर इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है इसकी, तो ये नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलाइसिस देता है। ठीक है, तो रिएक्शंस देखते हैं। तो अगर हम बात करें पहले XeF2 की, XeF2 इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे पहले तो कंपाउंड वैसे बनता है आपका Xe, ठीक है, चलो पहले इसको लिख देता हूँ मैं। पहले बनता है आपका HF बनेगा, ठीक है, साथ में बनता है आपका जिनॉन का ऑक्साइड बनता है XeO। बट ये जो XeO होता है ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये फर्दर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और XeO ब्रेक डाउन होके ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है XC-जिनॉन एटम प्लस O2 गैस में। एक ऑक्सीजन एटम है तो हाफ O2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो Xc पे जिनॉन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और फाइनल जो आपका कंपाउंड बना वो बना जिनॉन, ठीक है, क्योंकि XCO तो ब्रेक हो जाता है। तो अगर यहाँ से चेक करेंगे तो जिनॉन ऑक्साइड में तो +2 है, तो ये नहीं, फाइनली क्योंकि जिनॉन मिलता है तो +2 से 0, ठीक है, ये तो हुआ इसका रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो -2 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन टाइप है। तो अगर नेट अगर मेरे को कंपाउंड या प्रोडक्ट पूछे जा रहे तो प्रोडक्ट इसके क्या क्या होंगे, एक प्रोडक्ट आपका HF बनेगा, इसमें एक जिनॉन बनेगा और एक O2 गैस बनेगा फाइनली, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें XeF4, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये भी रिडॉक्स देता है, बट ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है रूम टेम्परेचर पे, और ये भी आपकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हुई है। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसमें फिर से एक तो HF तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, बैलेंस करके नहीं लिखा, अब सिर्फ मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ HF। साथ में एक मिलता है आपको XeO, और एक प्रोडक्ट मिलता है आपको XeO4। ये जो दोनों ही कंपाउंड है, XeO के बारे में तो अपन ने अभी बात करी, वो तो अनस्टेबल है ही रूम टेम्परेचर पे, तो ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। और XeO4 जो बनता है ये भी आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है रूम टेम्परेचर। तो दोनों ही कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो फर्दर ब्रेक हो जाते हैं। और XeO से तो आपको बताइए क्या बनेगा, Xc प्लस हाफ O2 या O2 बना लेंगे, ठीक है। और XeO4 जो ब्रेक होता है इससे बनता है XeO3 प्लस, यहाँ से भी आप बोल सकते हैं हाफ O2, ठीक है। तो XeO और XeO4 दोनों ही अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, फर्दर ब्रेक हो जाते हैं, तो एक से तो जिनॉन मिलेगा और एक में जिनॉन ऑक्साइड
बनेगा ट्राईऑक्साइड। और ये भी जो XeO3 है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कंपाउंड कैसा होता है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है XeO3। तो बैलेंस करके नहीं लिखा है, ऐसे मैंने डायरेक्टली लिखा है, चाहो तो आप लिख लेना बैलेंस करके। तो नेट अगर आप बोलेंगे प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलेंगे, तो एक आपको HF मिलेगा XeO4 का हाइड्रोलाइसिस करने पे, एक जिनॉन मिलेगा आपको, O2 गैस मिलेगी जो दोनों साइड से मिल रही है, और साथ में XeO3 कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम, अच्छा इसमें अपन देख लेते हैं कि क्योंकि हमने बोला है कैसे रिएक्शन होती है, रिडॉक्स होती है ना, तो यहाँ पे जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना है, +4 है। और फाइनल जो प्रोडक्ट मिला उसमें एक तो मिलेगा आपको जिनॉन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, और एक मिला आपको XeO3 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका, +6। तो फिर से ये कैसे रिएक्शन होगी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। +4 से एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जिनॉन 0 और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आते हैं अपन XeF6 के बारे में। XeF6 का आप जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस आपको करने पे रूम टेम्परेचर पे XeO3 मिलेगा कंपाउंड और साथ में HF मिलेगा। ठीक है, तो XeF6 का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फाइनली XeO3 प्लस HF मिलेगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोलाइसिस की हमने रिएक्शन लिखी, ये हमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा इसका, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कई बार इसमें ये ऐसा भी पूछ लेता है, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब पूरा कंप्लीट ना करके हम एक बार ही करें, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें, दो ही करें, तो क्या होगा। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस देख लेते अपन वन बाय वन स्टेप में। इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पर भी कितना है, +6 है, तो ये नॉन रिडॉक्स है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, तो पार्शियल में क्या होता है, पहले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा इसका, इसको बैलेंस करने के लिए। चलो अपन ने यहाँ पहले 3 ऐड कर दिया और यहाँ 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलो उसको ऐड करने पे ही है। अगर आपने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा इसमें, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पे XeOF4, ठीक, एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो 2 फ्लोरीन निकल जाएंगे और उसके साथ में 2HF, वाटर से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 फ्लोरीन। अगेन जो इसका प्रोडक्ट बना आपका XeOF2, इसका अगेन आपने हाइड्रोलाइसिस करा, F2 नहीं, यहाँ पे F4 आएगा, अपन ने F2 लिख दिया गलती से, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 F निकले तो कितने बचेंगे, 4, तो यहाँ पे बचा 4 प्लस एक H2 मॉलिक्यूल और आपने ऐड करा, फिर से पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा हमने, तो एक ऑक्सीजन फिर से ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अब 2 फ्लोरीन आपके पास बच जाएंगे और फिर से 2HF निकल जाएगा। फिर फर्दर जो आपका प्रोडक्ट बना XeO2F2, इसका फर्दर हाइड्रोलाइज कर मतलब एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दे, तो फाइनली ये XeO3 हो जाएगा और 2HF और मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों रिएक्शंस को आप जब ऐड करोगे तो फाइनली आपको वही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे मिला है। ठीक है, तो नॉर्मली अपन जैसे लिखते हैं तो वैसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे LHS RHS से, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ
XeF6 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पे, और यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट आपको XeO3 और टोटल ये 6HF मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पे वही प्रोडक्ट मिलेगा, और पार्शियल के केस में आप हर एक स्टेप में क्या करते रहो, एक एक H2O ऐड करते रहो, और वहां से 2-2 फ्लोरीन निकालते जाएंगे जिनॉन से। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े, तो अगर आपको हाइड्रोलाइसिस करना है BF3 का, ठीक है, अगर आपने BF3 का हाइड्रोलाइसिस करा, तो BF3 के हाइड्रोलाइसिस में दो चीज हो रही है। रूम टेम्परेचर पे पहले मैंने लिखा 3 मॉलिक्यूल आपने क्या ऐड करे, H2, तो यहाँ से BOH3 या बोरिक एसिड भी जिसको हम बोलते हैं वो बन जाएगा, साथ में आपके पास 3 HF निकल जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे तो BF3 का एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ है, और उसके साथ एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए। तो अगर BF3 आपके पास और मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, ठीक है, तो जो अनरिएक्टेड या रिमेनिंग BF3 है, वो फर्दर जो इसका एक मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने से जो आपका प्रोडक्ट बना है क्या, HF, ये फर्दर इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और इसके साथ 3HF रिएक्ट करके ये बना लेगा फाइनली आपके पास 3H प्लस और BF4 माइनस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एसिड। ये बना लेगा आपका कॉम्प्लेक्स एसिड। ठीक है, इन जनरल एसिड हम बोलते हैं कि जो H प्लस रिलीज करता है, तो उसको हम एसिड बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स एसिड का मतलब हो गया कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, मतलब कैसा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, और उसके साथ में H प्लस लगाया, मतलब ये H प्लस रिलीज करेगा। भाई ये तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल बॉन्ड होता है, वो तो ब्रेक हो जाएगा। ये अगर H प्लस रिलीज कर रहा है तो ये भी एसिड होगा, तो इसको कॉम्प्लेक्स एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना, इसका एक मॉलिक्यूल पहले 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसने बोरिक एसिड प्लस HF बनाया, और जो ये अनरिएक्टेड होता है, ये दूसरे जो मॉलिक्यूल होंगे, अनरिएक्टेड जो मॉलिक्यूल है BF3 के, वो इसका जो प्रोडक्ट बना HF उसके साथ फर्दर रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर हम नेट रिएक्शन यहाँ पर लिखे, नेट रिएक्शन जब अगर हम लिखे, तो हम बोल सकते हैं टोटल 4 मॉलिक्यूल जो BF3 है, ठीक है, HF से HF फिर कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते, 3 H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते और रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर में ऐसा बोल सकते हैं इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। यहाँ से दिख भी रहा हमें, ये क्या हो रहा है, एक तरीके से पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, मतलब एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है टोटल 4 में से, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 मॉलिक्यूल H कॉम्प्लेक्स एसिड के मिल जाएंगे, BF4, और साथ में एक फाइनल आपका बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल मिलेगा जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको ध्यान रखना, आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ BF3 ओनली 1 मोल ऑफ BF3 या 1 मॉलिक्यूल ऑफ BF3 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने BF3 की बात करी, बट अगर मैं बोलूं कि BX3 इन जनरल मैंने लिखा फ्लोरीन को छोड़ के, तो X कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे, X यहाँ पर फ्लोरीन को छोड़ के आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। ठीक है, तो अगर आप BX3 की रिएक्शन कराओगे पानी के साथ, तो
इनकी इनके जो रिएक्शन होती है वो होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गई है, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसलिए होगी क्योंकि ये जो बाकी के क्लोरीन ब्रोमाइड या आयोडीन है ना, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स एसिड बनाते नहीं। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बोरोन की साइज बहुत छोटी होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की साइज चार चार इसके साथ सराउंडिंग आती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर आपको बोरिक एसिड और साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको HX प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, इनकी इसके केस में ये होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ इसको। हम बोल रहे हैं कि अदर बोरोन हैलाइड, अदर बोरोन हैलाइड